हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। तो आज से हम एक नया सब्जेक्ट BPSC 111 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी। तो इसका यूनिट वन आज हम देखने जा रहे हैं जिसका टाइटल है टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट, रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग द टेक्स्ट। तो इंट्रोडक्शन में हमें बताया गया है कि पॉलिटिकल थियरी में जो भी क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं स्कॉलर्स द्वारा, उसमें टेरेंस बॉल नाम के जो हमारे फिलोसोफर हैं, उन्होंने सबसे पहले सोचना शुरू किया कि क्या इन क्वेश्चंस में रीडिंग का रोल है और क्या इन क्वेश्चंस में इंटरप्रेटिंग का रोल है। इसी चीज में उन्होंने दो क्वेश्चंस को अराइज किया जो पॉलिटिकल थियरिस्ट यहाँ पर रेज करते हैं। पहला क्वेश्चन ये था कि जो पॉलिटिकल स्कॉलर्स स्पेशलाइजेशन रखते हैं पॉलिटिकल थियरी में, सिर्फ वही क्यों पास्ट के बड़े बड़े थिंकर्स के बारे में लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये कि क्यों हम इन्हीं के द्वारा लिखे गए टेक्स्ट को पढ़ते हैं, हम इसकी ओरिजिनल टेक्स्ट पे क्यों नहीं जाते। ये हैं टेरेंस बॉल के द्वारा पूछे गए दो क्वेश्चन जिनका आंसर हमें यहाँ पर दिया गया है। तो हम टेक्स्ट को पढ़ते हैं कंटेम्प्रेरी कंसर्न्स के साथ कनेक्ट करने के लिए। जो भी हमारे आसपास के क्वेश्चंस हम देखते हैं अपने आसपास, जैसे कि फ्रीडम है, जस्टिस है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, तो इन सभी से रूबरू होने के लिए हम टेक्स्ट को पढ़ते हैं और इन्हीं सवालों के सॉल्यूशंस को और जो कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसी की वजह से हम यहाँ पर एक टेक्स्ट को पढ़ते हैं, उससे मीनिंग को फाइंड आउट करते हैं। तो जो ये प्रोसेस होता है टेक्स्ट को रीड और रीड करने का, इससे हमें एक मल्टी कल्चरल अंडरस्टैंडिंग पता चलती है पूरे सिनेरियो की, और जिससे कि हम वाइट मैन इंटरप्रिटेशन के बियॉन्ड सोचने लगते हैं। वाइट मैन इंटरप्रिटेशन का मतलब यह है कि जो चीज़ें सिर्फ गोरे लोग ही लिखते हैं, मतलब जो अंग्रेज लोग लिखते हैं, अब टेक्स्ट को पढ़ने और उसे दोबारा पढ़ने से हमें एक मल्टीकल्चरल अंडरस्टैंडिंग होती है, जिससे कि हम इन गोरे लोगों के इंटरप्रिटेशन से दूर की यानी उनके बियॉन्ड सोचने की यहाँ पर क्षमता रखते हैं, जो कि बहुत टाइम तक पॉलिटिकल थियरी में डोमिनेटेड रहते हैं। तो टेरेंस बॉल का यह मानना था कि टेक्स्ट को पढ़ते समय इम्पॉर्टेंट प्रोसेस रहता है इंटरप्रिटेशन का, जो कि रीडिंग में बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। लेकिन ये जो प्रोसेस है इंटरप्रिटेशन का, ये डेडली भी हो सकता है। वो कैसे? एग्जाम्पल के रूप में अगर कोई रिलीजियस टेक्स्ट है, अगर उस रिलीजियस टेक्स्ट का अगर हम गलत इंटरप्रिटेशन दूसरों के सामने रखें तो किसी की जान भी जा सकती है। तो इसी वजह से उन्हें, मतलब टेरेंस बॉल जो है वो ये कहते हैं कि इंटरप्रिटेशन टेक्स्ट का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट होता है, जिससे कि हम टेक्स्ट या ऑथर के ट्रू मीनिंग को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, और इसे हमें अच्छी खासी सावधानी के साथ इस एक्ट को परफॉर्म करना चाहिए। क्योंकि इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है किसी भी बीइंग का एक ट्रू नेचर फाइंड आउट करना, उसके सब्जेक्ट के जो भी कॉन्सेप्ट्स और कैटेगरीज हैं उनके बीच में रिलेशंस को फाइंड आउट करना। और ये भी चीज़ हमें गैडेमर नाम के स्कॉलर भी बताते हैं कि कैसे जो इंटरप्रिटेशन है वो एक ऑन्टोलॉजिकल नेसेसिटी है, जिससे कि हम एक टेक्स्ट के ट्रू मीनिंग को फाइंड आउट करते हैं और उससे अपना वर्ल्ड व्यू शेप करते हैं। तो इस पूरे पैराग्राफ में हमने ये समझा कि कैसे जो इंटरप्रिटेशन का प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा डायनामिक है। मतलब कोई भी अगर हम इंटरप्रिटेशन देखेंगे तो एक इंसान उसका जो टेक्स्ट पढ़ेगा वो उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट करेगा, दूसरा दूसरे तरीके से निकालेगा। तो इससे हमें पता चलता है कि जो इंटरप्रिटेशन है वो बहुत ही कॉन्टेक्चुअल है और डायनामिक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हमारी अंडरस्टैंडिंग के हॉराइजन्स वाइंड अप होते हैं। उसके साथ साथ जो भी कॉमन थ्रेड्स हमें किसी टेक्स्ट में नजर आते हैं, हम उनको जोड़ने लगते हैं और उससे मीनिंग फाइंड आउट करते हैं। तो ये चीज़ें इंटरप्रिटेशन के जो प्रोसेस है उसमें की जाती हैं। एग्जाम्पल के रूप में टेरेंस बॉल ये कहते हैं कि एक अच्छा इंटरप्रिटेशन वही है जो कि किसी भी टेक्स्ट के स्ट्रेंजनेस और टफनेस को डिमिनिश करे, ताकि डिफरेंट सेट ऑफ पीपल जो हैं जिनके प्लूरल कंटेक्स्ट भी रहे हों, वो उस टेक्स्ट को एक ही नज़रिए से देखें और उसके मीनिंग को फाइंड आउट कर सकें। क्योंकि इंटरप्रिटेशन से बहुत ही बड़ा स्कोप होता है मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करने का, और हमारे देश में ऐसा होता ही रहता है। तो इससे टेरेंस बॉले समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंटरप्रिटेशन को बहुत ही सावधानी से और इस तरीके से किया जाना चाहिए ताकि जो भी हम टेक्स्ट पढ़ें उसकी स्ट्रेंजनेस और उसकी टफनेस ये डिमिनिश हो सके। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजीज ऑफ इंटरप्रिटेशन की। तो इसमें दो तरीके की स्ट्रेटजीज के बारे में हमें बताया गया है, जिसमें सबसे पहली स्ट्रेटजी होती है ऑथोरियल इंटेंशनलिज्म कॉन्सेप्ट। तो ये जो पूरा इंटेंशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है, इसका ये बिलीफ है कि अगर हमें किसी भी टेक्स्ट को समझना है तो हमें जिस
ऑथर ने उस टेक्स्ट को लिखा है उसके इंटेंशंस को समझना ज़रूरी है कि क्यों उसने ऐसा टेक्स्ट लिखा, उसके पीछे के रीजंस क्या क्या हैं। ये सारी चीज़ें हम ऑथोरियल इंटेंशनलिज्म में समझते हैं। इसके एडवोकेट बनते हैं क्विंटन स्किनर, जो कि एक प्रोमिनेंट स्कॉलर हैं, जो कि इस व्यू को सपोर्ट करते हैं। वो ये आर्ग्यू करते हैं कि अगर हमें एक टेक्स्ट को ट्रूली उसका मीनिंग फाइंड आउट करना है तो हमें ऑथर की इंटेंशंस को समझना ज़रूरी है कि क्या ऑथर उस टेक्स्ट के ज़रिए हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। इसका एप्लीकेशन ये है कि जब भी हम किसी टेक्स्ट को इंटरप्रेट करते हैं इस स्ट्रैटेजी के अंदर, तो जो रीडर है वो अपने आप को ऑथर के जूतों में डालता है, मतलब ऑथर के दिमाग में घुसने की कोशिश करता है, उसके हिस्टोरिकल, कल्चरल और पर्सनल कंटेक्स्ट में जाने की कोशिश करता है कि कैसे इन सभी चीज़ों की वजह से उसने ये इस टेक्स्ट को लिखा, और हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं मीनिंग को। इस पूरी स्ट्रैटेजी का जो गोल है वो यही है कि ऑथर का जो माइंडसेट रहा है इस पूरे टेक्स्ट को लिखने का, हम उसे अनकवर कर सकें ताकि हम अपने हॉराइजन्स को वाइड अप कर सकें। फिर दूसरा हमारे पास कंसेप्ट आता है पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू कंसेप्ट। अब ये जो पूरी अप्रोच है इसे बहुत ही प्रोमिनेंट थिंकर जैसे कि रोलैंड बार्थेस से जोड़ के देखा जाता है, जो कि एक डिफरेंट स्टांस लेते हैं। जहां ऑथोरियल इंटेंशनलिज्म में हम ये देखते हैं कि कैसे ऑथर के इंटेंशंस को सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, लेकिन इसके उल्टे जो कॉन्सेप्ट हैं वो निकल के आते हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू, जहाँ पर ये कहा जाता है कि अगर हमें किसी टेक्स्ट का मीनिंग निकालना है तो वो ऑथर द्वारा फिक्स नहीं किया जाता, बल्कि जो रीडर, जो पाठक उस टेक्स्ट को पढ़ रहा है वो उसके मीनिंग को फिक्स करता है और उसी से उसका ट्रू मीनिंग हम फाइंड कर सकते हैं। जिससे कि निकल के आता है कॉन्सेप्ट हमारा डेथ ऑफ द ऑथर का। ये एक बहुत ही फेमस आइडिया है जहाँ पर एक कहा जाता है कि जब भी एक टेक्स्ट को क्रिएट किया जाता है तो ऑथर की जो इंटेंशंस होती हैं वो उस इंटरप्रिटेशन को ज़्यादा देर तक डोमिनेट नहीं करती, बल्कि जो पाठक का कॉन्सेप्ट, कॉन्टेक्स्ट और उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं उनके इंटर रिलेशंस की वजह से जो उस टेक्स्ट के इंटरप्रिटेशन के मीनिंग है वो सामने निकल के आते हैं। इस व्यू के अकॉर्डिंग हर एक रीडिंग जो है वो यूनिक होती है, क्योंकि हर एक रीडर का अलग नॉलेज होता है। एक रीडर जो है उसकी अच्छी खासी नॉलेज है, वो उस टेक्स्ट को अलग नज़रिए से देखेगा, वहीं दूसरा जो रीडर है सेम टेक्स्ट को अगर वो पढ़ेगा तो क्या पता उसे इतनी अच्छी नॉलेज ना हो, तो इसलिए वो क्या करेगा, उससे थोड़ा अलग मीनिंग फाइंड आउट कर सकता है। तो इसका इम्प्लीकेशन यही निकल के आता है कि डिफरेंट रीडर्स डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स फाइंड आउट कर सकते हैं सेम टेक्स्ट पे बेस्ड ऑन देयर पर्सपेक्टिव्स मेकिंग एफ्ट ऑफ द रीडिंग, जिससे कि जो रीडिंग का हमारा प्रोसेस होता है वो बहुत ही एक्टिव और क्रिएटिव प्रोसेस बनता है, जहाँ पर एम्पल अमाउंट ऑफ मीनिंग सेम ही टेक्स्ट से निकाले जा सकते हैं, और इससे हम यहाँ पर डाइवर्सिटी भी देख सकते हैं। उसके बाद इस पूरे पैराग्राफ में हमें कुछ 4-5 कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया गया है, जिसमें सबसे पहला आता है रीडिंग का। रीडिंग एक बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है किसी भी टेक्स्ट की सेंस बनाने की कि ये कहना क्या चाह रहा है, लेकिन जो मीनिंग आप फाइंड आउट करते हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे डिफर कर सकता है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा, बेस्ड ऑन देयर बैकग्राउंड, नॉलेज एंड एक्सपेक्टेशंस। ये होता है रीडिंग। अब बात आती है इंटरप्रिटेशन की। तो इंटरप्रिटेशन इससे एक स्टेप फर्दर जाता है, जहाँ पर हम टेक्स्ट में थोड़ा डीप जाने की कोशिश करते हैं और उससे डीपर मीनिंग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, और इसलिए इंटरप्रिटेशन को एज अ मोर स्कॉलरली एक्टिविटी या क्रिटिकल एक्टिविटी माना जाता है, जहाँ पर जो रीडर है, वो जो पाठक है, वो टेक्स्ट के ट्रू मीन्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है, उनको अनकवर करने की कोशिश करता है, जहां वो ऑथर के इंटेंशंस को देखता है, टेक्स्ट के कंटेंट को देखता है और उस हिसाब से उससे मीनिंग को फाइंड आउट करता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब ये है कि जब एक रीडर या इंटरप्रेटर किसी टेक्स्ट से कुछ एलिमेंट्स को लेता है, उनको अपने पर्पसेस के लिए यूज करता है और अपना काम निकाल लेता है, भले ही उस काम में जो ओरिजिनल इंटेंशंस थी उस टेक्स्ट की वो यूज की ही ना गई हो। इससे हम ये देख सकते हैं कि कैसे नए नए एजेंडाज जो हैं वो सामने निकल कर आते हैं, जहाँ पर एक टेक्स्ट में से कुछ लोग उसके एलिमेंट्स को निकालते हैं, भले ही उसका इंटेंशन इस काम के लिए ना हो, लेकिन तब भी वो लोग उसे निकालेंगे, अपना काम निकालेंगे, और अलग अलग मीनिंग सेम टेक्स्ट से यहाँ पर निकलने शुरू हो जाते हैं। तो ये काम होता है एप्रोप्रिएशन का। फिर आता है टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट इंटरप्रिटेशन। तो जो टेक्स्ट है वो एक बेसिक प्राइमरी सोर्स है किसी भी मीनिंग को फाइंड आउट करने का, जहाँ पर हमें वर्ड्स के बारे में पता चलता है, लैंग्वेज के बारे में पता चलता है, और ऑथर के जो भी कैनोटेशंस उस टेक्स्ट में यूज किए जाते हैं हम उनके बारे में भी समझते हैं। अगर हम कंटेक्स्ट की बात करते हैं तो कंटेक्स्ट भी यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, लेकिन जो कंटेक्स्ट है इसमें ऑथर और जो रीडर का कंटेक्स्ट है दोनों ही बहुत बड़ा
एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें रीडर और ऑथर के हिस्टोरिकल, कल्चरल और पर्सनल सर्कमस्टांसेस उस टेक्स्ट के अराउंड, मतलब हम ये देख सकते हैं कि जब भी एक टेक्स्ट को लिखा जाता है तो रीडर और ऑथर के पर्सनल सर्कमस्टांसेस, उनके हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट और उनके कल्चरल कंटेक्स्ट, ये सब चीज़ें कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं उस टेक्स्ट को लिखने में और उसको इंटरप्रेट करने में, ये हम कंटेक्स्ट से समझते हैं कि कैसे जो ये सारी चीज़ें हैं वो टेक्स्ट को इन्फ्लुएंस करने में मदद करती हैं। सिक्स्थ कंसेप्ट हमारे पास आता है टेक्स्ट एंड रीडर के बीच में जो भी बैलेंस होता है। तो जो मीनिंग होता है टेक्स्ट का, वो हम ये देखते हैं कि कैसे टेक्स्ट और जो रीडर का इंटरप्रिटेशन है उनके बीच में होने वाला डायनामिक इंटरेक्शन से हम उस टेक्स्ट का मीनिंग फाइंड आउट करते हैं। वहीं जो ऑथर होता है वो एक फाउंडेशन प्रदान करता है जो कि उस टेक्स्ट को लिखता है। ठीक, उसके बाद जो रीडर का जो इंटरप्रिटेशन है वो इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर देता है, जहां फाउंडेशन के रूप में एक ऑथर अपने टेक्स्ट को लिखता है, रीडर उस टेक्स्ट को पढ़ता है, फिर उसको इंटरप्रेट करता है और उससे मीनिंग को फाइंड आउट करता है। तो एक लेयर बाय लेयर का प्रोसेस ये यहाँ पर चलता है, जिसे हम ये देख सकते हैं कि कैसे टेक्स्ट और जो रीडर है उसके बीच में डायनामिक इंटरेक्शंस होते हैं। तो लास्ट में हमें कंक्लूजन में यह बताया गया है कि जो भी स्ट्रेटजीज हम इंटरप्रिटेशन में यूज करते हैं इनमें कुछ में कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है ताकि हम टेक्स्ट को अच्छे से जान सकें। जहाँ पर कोई एक ऐसी स्ट्रेटजी ये कहती है कि हमें ऑथर के इंटेंशन को समझना ज़रूरी है, वहीं कुछ स्ट्रेटजीज ऐसी कहती हैं कि हमें रीडर के इंटरप्रिटेशन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन दोनों ही स्ट्रेटजीज अपनी अपनी जगह सही हैं, क्योंकि दोनों का ही जो एंड गोल है वो यही है कि हमें एक टेक्स्ट से एक मीनिंग को फाइंड आउट करना है, जिसमें अलग अलग तरीके की डेप्थ में जाते हैं, उस टेक्स्ट की रिचनेस को समझने की कोशिश करते हैं, उसमें हिस्ट्री क्या है, लिटरेचर क्या है और दूसरी सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं और उससे मीनिंग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो ये बात हुई यहाँ पर स्ट्रेटजीज की। अब हम बात करते हैं डिफरेंट स्कूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन की, जिसमें सबसे पहला स्कूल आता है हमारे पास मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है, यहाँ पर क्लास और क्लास के बीच में होने वाली इनइक्वालिटीज जो हैं उनको एनालिसिस का फोकस रखा जाता है। बहुत सारे मार्क्सिस्ट, जैसे कि हम बीए फर्स्ट ईयर से ही पढ़ते आ रहे हैं, जहाँ पर भी मार्क्सिस्ट हमें नजर आ जाए वहाँ पर क्लास इनइक्वालिटी तो आती ही आती है। तो इसमें भी यही होता है कि जो टेक्स्ट होते हैं वहाँ जो मार्क्सिस्ट लोग हैं उसको इस तरीके से यहाँ पर इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो क्लास की रियलिटी है वो टेक्स्ट में तो कुछ और दिखाई जाती है, लेकिन जब हम उसे इंटरप्रेट करते हैं तब कैसे उसमें इनइक्वालिटीज नजर आती हैं, सोसाइटी की फॉल्स पिक्चर नजर आती है बिहाइंड दिस सॉर्ट ऑफ फेयरनेस एंड जस्टिस। तो जो टेक्सचुअल इंटरप्रिटेशन का टास्क रहता है मार्क्सियन इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग, वो ये कि कैसे हम रोजी फेकेड, मतलब एक हम कह सकते हैं कि कैसे जो गुलाब का बाग है उसके पीछे के जो सारी हिडन चीज़ें हैं, भले ही वो क्लास की इनइक्वालिटीज हो, क्लास का स्ट्रगल हो, वो हम कैसे एक्सपोज कर सकते हैं एक टेक्स्ट को इंटरप्रेट करके। तो इस पूरे इंटरप्रिटेशन का मेन गोल यही रहता है कि कैसे हम इल्यूजन, जो इल्यूजन का कपड़ा इन लोगों ने बुना है मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन ने, हम उसको हटा के असली इकोनॉमिक रियलिटी और हिडन सोशल रियलिटी को लोगों के सामने रख सकते हैं। ये होता है हमारा मार्क्सियन इंटरप्रिटेशन। तो मार्क्सियन इंटरप्रिटेशन में हम ये देख सकते हैं कि सिर्फ क्लास पे ही सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, लेकिन ऐसे चीज़ें शेप नहीं होती हैं। एक सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसे सोसाइटी को ऐसा एक जो रियलिटी है उसको शेप देने में काम करती हैं, जैसे कि आइडेंटिटीज़, पावर स्ट्रक्चर्स, कास्ट, जेंडर, रिलीजन, रीजन और रेस। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो एक मिलकर एक जो हमारी सोसाइटी है उसकी रियलिटी को शेप आउट करती हैं। लेकिन मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन में हमेशा सिर्फ क्लास को ही ऊपर रखा जाता है, जिसका सबसे बड़ा ये इसका वो है क्या क्रिटिक है, और यहाँ पर जो भी सारी चीज़ें उनको सेकेंडरी पोजीशन पर रखा जाता है, जिसके लिए सबसे ज़्यादा मार्क्सियन स्कूल को क्रिटिसाइज भी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम टोटलिटेरियन इंटरप्रिटेशन पे। तो टोटलिटेरियन इंटरप्रिटेशन में हम ये देखते हैं कि कैसे जो टोटलिटेरियनिज्म है ये फासिज्म और कम्युनिज्म जैसी जो भी आइडियोलॉजीज हैं उससे निकल कर आता है। तो इस पूरे टेक्स्ट में जो भी टेक्स्ट इस इंटरप्रिटेशन के जरिए हम समझते हैं उसमें हमेशा जो सरकारें हैं, तो जैसे कि हम समझते हैं कि कम्युनिज्म जो है उसमें हमेशा सरकार का ही कंट्रोल हर चीज़ पर दिखाया जाता है, तो सेम इसमें भी होता है।
टोटलिटेरियन इंटरप्रिटेशन में जब भी इस तरीके के इंटरप्रिटेशन से हम किसी टेक्स्ट को इंटरप्रेट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कैसे सरकार को सबसे ऊपर रखा जाता है, सरकार का ही कंट्रोल हर चीज़ पर दिखाया जाता है, सरकार की बढ़ाई की जाती है और सरकार को कभी भी इन सभी टेक्स्ट में क्रिटिसाइज नहीं किया जाता, जो कि मोस्ट ऑफ द हिस्टोरिकल सोर्सेज में हमें पता लगता है कि जब भी हम किसी हिस्टोरिकल सोर्स को पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें जैसे कि प्रयाग प्रशस्ति है जो कि समुद्रगुप्त के बारे में लिखी गई है, तो उसमें हमेशा समुद्रगुप्त की विशेषताओं के बारे में बताया जाता है, उसकी जो भी उपलब्धियां हैं उसके बारे में बताया जाता है, उसे कभी भी क्रिटिसाइज नहीं किया जाता। तो ये सारी चीजें हम ये देख सकते हैं कि टोटलिटेरियन इंटरप्रिटेशन पर लिखी जाती हैं, तो यही इसका मतलब निकलता है। आगे आता है साइको एनालिटिक इंटरप्रिटेशन। तो साइको एनालिसिस जो है वो सिगमंड फ्रॉइड इसके फादर माने जाते हैं, जहाँ पर ये कहते हैं कि कैसे एक जो ऑथर है उसके जीवन में घटने वाली घटनाएं जो हैं, भले ही वो उसके कोई डर हो, उसकी कोई इच्छा हो, ये सारी चीज़ें जब भी वो एक टेक्स्ट लिखने बैठता है तो अनकॉन्शियस या फिर कॉन्शियसली वो इन सारी चीज़ों के इन्फ्लुएंस में आकर उस टेक्स्ट में कुछ ना कुछ लिख ही देता है। इससे कि हमें पता लगता है कि कैसे हमारी जो साइकोलॉजिकल पास्ट होता है वो कैसे एक टेक्स्ट को लिखने में हमारी जो राइटिंग की स्किल है उसको इन्फ्लुएंस करता है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि कैसे जो साइको एनालिटिक इंटरप्रिटेशंस होते हैं उससे हमें एक आइडिया निकल कर आता है कि कैसे इन सभी इंटरप्रिटेशंस पे पॉलिटिकल थियरी में क्या क्या टेक्स्ट लिखे गए हैं। एग्जाम्पल के रूप में जेम्स और जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में हमें बताया गया है कि कैसे पर्सनल अपील और जो भी इनके बचपन के या फिर हम कह सकते हैं कि जीवन में घटने वाली जो भी चीज़ें हुई वो सारी चीज़ों का इन्फ्लुएंस इनके वर्क्स पर कैसे हुआ। तो ये होता है मेन मतलब साइको एनालिटिक इंटरप्रिटेशन का। कभी कभार ये देखा जाता है कि जो साइको एनालिटिक इंटरप्रिटेशंस होते हैं वो कभी कभार इंसाइटफुल होते हैं, मतलब कुछ मीनिंग दे ही जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये नॉन फॉल्सेबल पाए जाते हैं और इससे हमेशा हम ऑथर को ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं और टेक्स्ट को कम समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों ऑथर के जीवन में ऐसा हुआ, ठीक है, उसके पीछे के कारण क्या थे, तो टेक्स्ट पे ज़्यादा ध्यान जाता नहीं है। तो इस अप्रोच का सबसे बड़ा बैकड्रॉप ही यही है कि ये अप्रोच हमें टेक्स्ट से दूर लेके जाती है, हमें उस पर अटेंशन नहीं पाने देती। आगे बात करते हैं फेमिनिस्ट इंटरप्रिटेशन की। तो अब हम बात करते हैं फेमिनिस्ट इंटरप्रिटेशन के बारे में। तो ये जो अप्रोच है, जैसे कि हम देख ही सकते हैं नाम में फेमिनिस्ट है, तो यहाँ पर जेंडर को एज अ फोकल पॉइंट ऑफ एनालिसिस के रूप में देखा जाता है। तो पॉलिटिकल थियोरी में इस अप्रोच का जो एसेंस है वो हम सुजैन हॉकिंस के एक स्टेटमेंट से हम देख सकते हैं कि द ट्रेडिशन ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी कंसिस्ट ऑफ राइटिंग्स बाय मेन फॉर मेन एंड अबाउट मेन। जहाँ पर सुजैन हॉकिन ये बोलने की कोशिश कर रही हैं कि कैसे पॉलिटिकल फिलोसफी का ये बहुत ही पुराना एक परंपरा रही है कि कैसे हमेशा आदमियों के लिए लिखा जाता है, आदमियों के द्वारा लिखा जाता है और हमेशा आदमियों के बारे में लिखा जाता है। इससे हम ये देख सकते हैं कि किस तरीके से सुजैन हॉकिन यहाँ पर जेंडर को एज अ फोकल पॉइंट रखे यहाँ पर इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रही हैं और ये जो सारी चीज़ें हैं वो फेमिनिस्ट मूवमेंट को आगे बढ़ावा देती हैं, जिसकी फर्स्ट फेज 1960s में शुरू होती है। उसके बाद इसकी जो सेकंड फेज होती है वो थोड़ी रेडिकल टाइप की होती है, जहाँ पर जो भी मिसोजिनी क्रिएट की जाती है बड़े बड़े पॉलिटिकल थियोरी के जो भी स्कॉलर्स हैं उनके द्वारा यहाँ पर उनको एक्सपोज किया जाता है। थर्ड फेज जो होती है वहाँ पर सारे जो भी सिविक वर्च्यूज है मैन के उनको हाईली क्रिटिसाइज किया जाता है, जिसमें सबसे पहला होता है हंगर फॉर पावर की पावर को पाने की जो भूख है वो मैन में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद मैन की वजह से कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ही कम हो चुकी है क्योंकि हर जगह मैन ही मैन काम कर रहे हैं, रेशनैलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं रह रही है सोसाइटी में। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि कैसे फेमिनिस्ट इंटरप्रिटेशन में जेंडर को एज अ फोकल पॉइंट मान के यहाँ पर एनालिसिस करने की बात की जाती है, जहाँ पब्लिक प्राइवेट डिस्टिंक्शन के बारे में भी बताया जाता है कि कैसे फैमिली में हमेशा जो सुपीरियरिटी होती है वो भी हमेशा मैन की होती है और पब्लिक रियाल में अगर हम पॉलिटिक्स में देखें तो सबसे ज़्यादा मैन ही हमें पॉलिटिक्स में लिप्त पाए जाते हैं। तो हम ये देख सकते हैं फेमिनिस्ट इंटरप्रिटेशन के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसका ये क्रिटिक है कि कैसे फेमिनिस्ट इंटरप्रिटेशन जो है वो अपर क्लास की विमेन द्वारा, जो वाइट स्किन्ड और एजुकेटेड हैं, उन्हीं के द्वारा सिर्फ डोमिनेट किया जाता है। ये सिर्फ उन्हीं की यहाँ पर बात करती हैं, लेकिन जो विमेन यहाँ पर थोड़ी
मिडिल क्लास की हैं, थोड़ी लो क्लास की हैं और थोड़ी यहाँ पर वाइट स्किन नहीं है, मतलब दूसरी रेस की हैं, उनके बारे में यहाँ पर बात नहीं की जाती। तो ये भी यहाँ पर इस इंटरप्रिटेशन का एक बहुत बड़ा क्रिटिक बनता है। तो यहीं तक रखते हैं आज इस यूनिट को। थैंक यू सो मच।